प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में जमीन प्राप्ति बिल समेत होरना कई मुद्दों उत्ते विचार चर्चा की गई। नीति आयोग की इस दूजी बैठक में हालांकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले सारे सूबों के मुख्यमंत्रियों तो इलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने हिस्सा लिया। पर कांग्रेस शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो हो रही है नीति आयोग की आज जो बैठक, उसमें कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री गैर मौजूद हैं। उस पार्टी के तरफ से यह निर्णय लेकर के सभी मुख्यमंत्रियों को ये आदेश दिया गया दूर रहने के लिए मीटिंग से। हम इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। देश की संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से एक टीम इंडिया की स्पिरिट से सभी मुख्यमंत्रियों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को केंद्र सरकार के साथ एक पार्टनरशिप के तहत देश को आगे बढ़ाने की जो उनकी बहुत ही अच्छी सोच है। 1993 में मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के मामले में याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। मुंबई की टांडा अदालत ने 53 साला याकूब मेमन की फांसी के वारंट जारी कर दिते हैं। इस वारंट के मुताबिक याकूब को नागपुर की सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को सवेरे 7 बजे फांसी दी जाएगी। दस्सिए कि इस सारी प्रक्रिया के 22 साल लग गए हैं। इस मुद्दे पर सियासी शख्सियतों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। उस पार्टी को एक मौका मिल गया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो पॉलिटिकल मुद्दा भी बना सकते हैं। ऐसी जो फांसी है, ये पब्लिसिटी इसकी नहीं फांसी की होनी चाहिए। जिस तरीके से कसाब को फांसी हुई, जिस तरीके से अफजल को फांसी हुई, ये फांसी का तरीका सरकार का बेस्ट है। 1993 में ही मेरे ऊपर दिल्ली ब्लास्ट हुआ। उस फांसी का क्या हुआ? 3 बार फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया, उसको दिमागी तौर पे एक मेंटली करार दिया गया। अब वो अमृतसर जेल के अंदर अमृतसर हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया गया एयर कंडीशन कमरे में। अब उसकी रिहाई की तैयारी हो रही है। क्या अभी ये केस ऐसा तो नहीं होगा? मैं ये कहूंगा जो ऐलान हो गया वो ऐलान बिल्कुल ठीक है। ऐसे सभी अपराधियों को फांसी हो, ये मेरी तमन्ना है, ताकि राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में कमी आए। देखिए, मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जो भी कानून में प्रावधान है, कोई भी बड़ा से बड़ा मुल्जिम क्यों न हो, अगर उसने मर्सी पिटीशन डाला है तो उस पर विचार, और वो विचारहीन है, तो जब तक उस पर विचार किया जा रहा है तब तक के फांसी देना शायद कानूनी ठीक नहीं होगा। This is not a political issue at all. This is purely a legal matter, and whatever decision the court is taking, according to that, things will happen. In fact, I understand that the mercy petition was rejected by the President of India. Again, he has appealed to the court, and that is coming before the court, and the court will take a decision. Things will happen according to the court decision only. जनवरी 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज का सिर कट्टन वाले अतवादी अनवर खान को सेना ने मार मुकाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के कोल पुंछ सैक्टर में सेना ने अनवर को मौत के घाट उतारिया। अनवर ते उसके साथी महेंद्र तहसील के नज़दीक भारतीय सरहद में दाखिल होने का यत्न कर रहे सन। सेना को कुछ दिन पहला सूचना मिली सी कि लश्कर के 40 अतवादियों की टीम सरहद से घूम रही है तो सेना के हमले की आड़ में है। इस सरहद से तैनात सैनिकों उन्होंने चुनौती दी तो अतवादियों ने गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां। इस मुठभेड़ दे विच अनवर मारिया गया। सूत्रां अनुसार अनवर ने ही 8 जनवरी 2013 को हेमराज का सिर कलम किया सी। इस बदले ISI ने उसनों 5 लाख रुपए का इनाम दिता सी।
हेमराज ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 15 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। एक ही था, कहा जाता था कि ये आदमी जो है बतौर गाइड भी काम करता था और पहले भी जो थोड़े बहुत एक्शन हुए आर्मी में उसमें इसका हाथ था। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारी पेट्रोल, हमारी ये जो विजिलेंट थे लोग और इंस्ट्रक्शन जो नीचे तक गई हुई थी और प्लस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसी बेस के ऊपर जो है ये आज ये इंट्रूडर जो है इसकी मूवमेंट पता लग गई और उसको आर्मी ने मार कराया। जैसे जितना आपको पता है इतना हमें भी पता है, क्योंकि बतौर गाइड भी काम करता था। इस तरह की जो पहली वारदात हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ये भी शामिल हो। सर कौन सी तंजीम का ये माना जा रहा है? अभी इसकी वो बैटरीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन है, किस तंजीम का। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇਪੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਮੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर जिले में नक्सलियां ने 2 दिन पहला अगवा किए गए 4 पुलिस के जवानों की हत्या कर दी। जवानों दी लाशां सवेरे सड़क ते पईयां मिलियां। जवानों दी लाशां कोल नक्सलियां का परचा भी मिलिया है। परचे में नक्सलियां ने कहा है कि जवानों के सलवा जडूम के वध चढ़ के हिस्सा लैण ते पिंड वासियों ते अत्याचार करन कारण उन्होंने मौत के घाट उतारिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहला जिला हैडकुआटर तो लगभग 40 किलोमीटर दूर कुटरू थाने पुलिस के जवान जयदेव यादव, मंगल राजूदेला ते रामा मज्जी नूं कुटरू दरमियान नक्सलियां ने बस नूं रोक के उन्होंने अगवा कर लिया सी। 2 दिन बाद नक्सलियां ने मंगलवार की रात नूं चारां नूं गोलियां मार के उन्होंने हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कुछ व्यक्तिगत कारणों तो पुलिस के जवान बीजापुर गए सन ते उत्थों कुटरू तो वापस परत रहे सन। बस जदों कुटरू ते सकनापल्ली पिंड पहुंची तो नक्सलियां ने बस नूं रोक लिया ते तलाशी लई ते चारां नूं अगवा कर लिया सी। बीजापुर पुलिस सुपरडेंट ने दस्सिया कि अगवा किए जवानों की बेरहमी के नाल हत्या कर दी गई। नक्सली अपने साथियों के लगातार आत्म समर्पण तो बौखला गए हैं ते दहशत कायम रखने के लिए इस तरह दीयां कायराना हरकतां कर रहे हैं। पुलिस द्वारा नक्सलियों के उन्मूलन के संबंध में वृहद पैमाने पर कार्रवाई की गई है, जिसके कारण नक्सली पूर्णतः बौखला गए हैं। उनका जनाधार इस क्षेत्र में कमजोर होकर पड़ने देखकर निर्दोष जो हमारे सहायक आरक्षक है जो बिना हथियार के थे उनको अपहरण परसों 13 तारीख को अपहरण करके उनकी हत्या की है। हम उसकी निंदा करते हैं। बयान आया था जो उनके सेंट्रल कमेटी के सचिव हैं, तो इस तरह से इन लोग का कथनी और करनी में अंतर है और ये हमारे इन 4 जवानों को मार के नक्सली ये ना समझे कि हम हमारे जवानों का हौसला को पस्त कर देंगे। मैं और नक्सलियों को भी ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं को यदि करते रहेंगे तो उनको बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अभी पिछले ऑपरेशन देखिए, चाहे वो जप्पे मरका का था, मिरतूर के और दूसरे ऑपरेशन हैं जिसमें उनके बड़े लीडर मारे गए हैं, कंपनी कमांडर मारे गए हैं, तो ये बौखलाए हुए डेफिनेटली थे और इनकी भूमिका को देखते हुए कि ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले गए, ये उनकी कायराना करतूत है। ये क्योंकि एक निहत्थे जवानों को उतार लेना, उनको लेके जाना, किडनैप करके हत्या करना, ये कोई भी रेवोल्यूशन नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारे इंटेंसिव ऑपरेशन और तेज होंगे। अभी न केवल नेशनल पार्क एरिया कमेटी जिसने जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने ये पर्चा साथ में लाशों के साथ फेंका है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी इलाकों में भी इसको और उग्र ढंग से।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए गल करते हैं चंडीगढ़ तो साडे पत्रकार मनोज राठी दे नाल। जी मनोज, चंडीगढ़ के पीजीआई दे विच बंब होने की जिहड़ी आ वो खबर मिल रही है, की जानकारी है इस बारे? कविता बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर काफी हड़कंप मच गया। हालांकि एक डॉक्टर ने जो है पुलिस को यहाँ पर 100 नंबर पे कॉल करके जो है बताया था कि एक ट्रॉमा सेंटर जो है वहां पर नीचे पार्किंग में एक बाइक में जो है बम वहां पर पड़ा हुआ है। हालांकि मौके पर जो है बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंचा और यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, पूरे इलाकों को जो है वो घेर लिया। हालांकि अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। पूरे बॉम्ब स्क्वाड ने जो है पूरे पीजीआई को घेर लिया है, लेकिन अभी तक राहत की बात यह है कि कोई भी ऐसी जो है चीज नहीं मिली है। हालांकि पूरे पार्किंग में जो है पूरा सर्च किया जा रहा है, लेकिन जो डॉक्टर ने कॉल की थी उनसे जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो डॉक्टर का तौर पे कहना है कि किसी के थ्रू जो है उन्हें ये पता चला था कि यहाँ पर पार्किंग में जो है वो बॉम्ब रखने की जो है यहाँ पर साजिश रखी जा रही है, उसके तहत उन्होंने यहाँ पर कॉल किया था। तो अभी तक हालांकि पूरा पार्किंग एरिया को छान मारा है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है ऐसा बम जो है वो नहीं मिला है। हालांकि अभी भी जो है पूरे इलाके को घेर कर पूरा जो है वो चेक किया जा रहा है। पूरी तरह से जो है पार्किंग एरिया को जो है छाना जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं काफी संख्या में यहाँ पर रोजमर्रा में यहाँ पर काफी बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, काफी लोग यहाँ पर आते हैं। पीजीआई में काफी भीड़ भाड़ वाला जो है ये एरिया है और दूर दूर से यहाँ पर पूरा जो है पीजीआई भरा होता है पूरा दिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। पार्किंग में काफी यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो पूरा पार्किंग को छानना जो है काफी मुश्किल है। लेकिन अभी पूरा इलाके को घेर के जो है बम निरोधक जो है वो टीम है, उन्होंने हर जगह जो है वो सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज नहीं मिल पाई। जी मनोज, दस्सिया कि डॉक्टर नूं किसी व्यक्ति वालों इस बारे सूचना दी गई सी कि उस व्यक्ति बारे कुछ पता लग सकिया है? कविता, यहाँ पर जो डॉक्टर से जो है हालांकि पूछताछ की जा रही है, तो डॉक्टर हालांकि अभी जो है उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया को वहां पर नहीं जाने दी जाती, लेकिन सूत्रों से ये पता चला है कि डॉक्टर को जो है किसी यहाँ पर कॉल आई थी कि यहाँ पर जो है पार्किंग में बॉम्ब है, तो उस पर ही छानबीन जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी डॉक्टर जो है उसको बिठाकर जो है गहनता से जो है वो पूछताछ की जा रही है। जी मनोज, जानकारी ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। आपको फंड खत्म होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को अपील की है कि वह पार्टी के रोजाना खर्च कढ़ने के लिए उन्होंने चंदा दे के सहायता करन। केजरीवाल ने अपनी अपील को ठीक दसते हुए कहा कि आपका इरादा गलत तरीके अपना खजाना भरन का नहीं है और ईमानदार राजनीति करने के अपने फैसले से अडिग रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सरकार गठन तो बाद पार्टी को जिन्नी भी नकदी सी वो खत्म हो गई है। उन्होंने पार्टी चलाउण और रोजाना खर्चे कढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता कह सकती है कि यह अजीब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने तो बाद भी पैसों की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत तरीके पैसे कमाने होंदे तो वह कमा सकते सन, पर वह अजिहा नहीं करनगे। आम आदमी पार्टी की सरकार नाल हमेशा तनाव भरे रिश्ते कारण चर्चा में रहने वाली दिल्ली महिला कमीशन की चेयरमैन बरखा शुक्ला दी सेवावां इस हफ्ते समाप्त हो जाएगियां। आप वालों बरखा शुक्ला नूं महिला कमीशन के अहुदे तो हटाया जा रहा है। उन्हों की जगह हुण पार्टी वालों स्वाति मालेवाल नूं इस अहुदे ते नियुक्त किया जाएगा।
30 ਸਾਲਾ ਸਵਾਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का चेहरा जो है और चरित्र ये खुल के अब आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो इस पे नियुक्ति करने जा रहे हैं महिला आयोग के पद पे, ये पद एक बहुत बड़ा पद है। बहुत ही एक्सपीरियंस कोई संभ्रांत महिला उस पे आनी चाहिए, जो जिसको कि लाइफ का एक्सपीरियंस हो। और मैं समझती हूँ जो जिनको बिठाया जा रहा है, जो उनकी कजिन में लगती हैं और जिनके पति जय हिंद जी हैं, जो हरियाणा में हैं, जिनकी वजह से योगेंद्र यादव जी को निकाला गया पार्टी से, उनको वहां पे बिठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि महिला आयोग में कोई न्याय ना हो सके। बिल्कुल सही बात है कि पहले चिल्लाते थे कि आम आदमी बीजेपी कांग्रेस परिवारवाद चला रही है, लेकिन अब खुद क्या कर रहे हैं? खुद भी तो उन्होंने पहले ओएसडी बना के रखा हुआ है, वहां से वो अच्छी खासी सैलरी उठा रही हैं, उनको घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है। अब महिला आयोग का जो पद है वो दिया जा रहा है, तो ये तो सरासर मतलब एक अंधकार मचा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जो है अपने परम मित्र स्वाति मालीवाल को बरखा सिंह के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन का चेयरपर्सन बनाने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली डायलॉग कमीशन में अपने मित्र जर्नलिस्ट आशीष खेतान को वाइस चेयरमैन बनाया। और इस तरह से जो कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी खुद अपने को दे, इस तरह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जितनी क्रूशियल पोस्ट है उस पर मेरिट न देखते हुए सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने उनके इस स्ट्रगल में उनका साथ दिया है, जो गलत है पूरी तरह से। वो तो मैंने जब गाजियाबाद में चुनाव लड़ा तो मुझे लगा कि कितना भाई भतीजावाद इस पार्टी में है। जो पार्टी कहती थी कि एक परिवार के दो लोग नहीं होंगे, लेकिन वो बात तो आप छोड़िए। जब अन्ना हजारे आंदोलन में कोर कमेटी का गठन होना था और हम लोग रालेगंज सिद्धि पहली बार गए थे, तो तब भी पीसीआरएफ में काम करने वाली स्वाति मालीवाल, जो पीसीआरएफ में सैलरी बाकायदा लेती थी, और वही पीसीआरएफ को कन्वर्ट कर दिया गया था अन्ना आंदोलन के तौर पर, कार्यकर्ताओं के तौर पर, उनको कोर कमेटी में डाला गया। तो सबने इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद रहा कि आप अपने ही जो आपके लिए काम कर रहे हैं लोग, जो पीसीआरएफ में सैलरी ले रहे थे और वॉलंटियर्स अपने को कहते हैं, उनको आप कोर कमेटी में क्यों डाल रहे हैं? वो और मेधा पाटकर को एक ही पोजीशन आप क्यों दे रहे हैं? अब सोचने वाली बात है कि अब नवीन जयहिंद जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में है और स्वाति को बनाया जा रहा है, जो भी अभी ओएसडी हैं शायद वो, तो मतलब पूरी तरह से सिर्फ अपने घर की तरफ देखना और अपने पुराने साथियों में से ही को ही पोजीशंस देते रहना, मतलब ये किस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है। ਅਬੋਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 18 ਸਾਲਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 1,75,000 रुपए की नकदी, 6 देसी पिस्तौल, 12 बोर, 315 बोर की 2 पिस्तौल, 32 बोर की 1 पिस्तौल और 12 बोर की दुनाली राइफल बरामद हुई है। एसपी बोर्ड की जो टीम है, दोनों डीएसपीज और 5 थाने, इन्होंने एक इंटरस्टेट गैंग पकड़ा, जिसमें इन्होंने 3 मेजर डकैतियाँ की हैं बोर एरिया में। और इसमें से जो इनका किंगपिन है वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। जो बाकी बचे हुए गैंग मेंबर्स थे लॉरेंस बिश्नोई के, प्लस इनसे कोई 12 वेपन रिकवर हुए। और ये सिरसा, हनुमानगढ़, गंगानगर और फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी एक्टिव था। इन पे पहले भी पर्चे दर्ज हैं। अब ये ज़्यादातर वारदात करते थे, फिर दूसरे स्टेट में चले जाते थे। गंगानगर में करनी तो अबोर आ जाना है, अबोर में करनी तो सिरसा चला जाना, सिरसा में करनी फिर गंगानगर चले जाना। बाघा पुराना विच धरने ते बैठे ईजीएस
AISTR ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 7813 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। उधर टैंकी उपर पिछले 7 दिनों तो बैठे हुए वलंटियर लड़के लड़कियां ने टैंकी तो थल्ले उतरे बिना टैंकी ते ही अरदास की। इस मौके वख-वख जथेबंदियां दे सहयोग तो बाद वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन करदियां आगुआं ने कहा कि पंजाब दी ज़ालम सरकार कुंभकर्ण नींद सुत्ती पई है, पर ओह उन्हां नूं जगा के हिस्सा लैणगे। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਗਏ ਪਿੰਡ ਤਾਲਿਬਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ सिखाने लिए किसान सिखलाई कैंप लाया गया। जो ये कैंप लगाया जा रहा है ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो आपके MP साहब हैं श्री विनोद खन्ना जी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया है, उसी के बारे में भारत सरकार की तरफ से यहाँ किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। बड़ी बात एक है कि किसानों को कैसे जैव उर्वरकों का उपयोग करें, कौन कौन से जैव उर्वरक हैं, उसकी विधियाँ कैसे हैं, कैसे वो अपनी फसलों में लगाएं, कैसे अपने खेतों में उसको प्रयोग करें, एक तो ये है। इसके बाद में केंचुआ खाद के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया है कि केंचुआ खाद कितने एकड़ में कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, और इसमें किसानों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया है। कैंप च समझाया गया भी अपना जैविक खादां दा वरतों करो, घट 11 वरतों ते चंगी तो चंगी फसल का झाड़ लवो, वधिया किस्म के बीज बीजो और कई किस्म ਦੀਆਂ ਗੰਡੋਇਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਕੇਚੂਆ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਘਰ ਤੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯਾਰਗਾਤ ਖੇਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।